नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। 5 जून को यूपीएससी प्री और 12 जून को यूपी पीसीएस प्री का एग्ज़ाम होने जा रहा है। बस बहुत कम समय बचा है आपके पास। मुझे लगा कि अपना जो मेरा एक लंबा अनुभव है सिविल सेवा परीक्षा का, लगभग 26 साल का, उस अनुभव के आधार पर कुछ बहुत ज़रूरी, कुछ बहुत बेसिक और छोटी छोटी सी बातें या टिप्स आपको दे दूं। कुछ बातें ऐसी जो इन 2-3 दिन या 1 हफ्ते में आपको ध्यान रखनी है, और कुछ टिप्स ऐसे जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान देना है। हो सकता है जो ये बातें मैं कहूँ, ज़्यादातर बातें ऑलरेडी आप जानते हो, आपके दिमाग में वो चीज़ें हों। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात। मैं ये मान के नहीं बैठ सकता कि आप वो सब जानते हैं, इसलिए मुझे अपना बस एक ये नैतिक दायित्व तो लगता है कि मैं वो बताऊं बातें जो लोग नहीं जानते हैं, ताकि शायद ये बातें जान के कुछ उन्हें फ़ायदा हो, उनकी सफलता में, उनकी तैयारी में, उनके एग्ज़ाम में। अगर 0.1 या 0.01 कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी उसमें योगदान हो सके तो बुराई नहीं है उसमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए छोटा सा एक ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। नाम मैंने दिया वीडियो को लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून 2022 और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 12 जून 2022। ज़्यादातर लोग जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी ज़रूर देते हैं। 5 जून मतलब 3 दिन बाद यूपीएससी है, और 12 जून मतलब 1 हफ्ता और, तो लगभग 10 दिन बाद यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो कुछ बातें जो आपको इस समय मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए। सीधा मैं टॉपिक पे आऊं तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि इस समय जो आपको एक ध्यान रखने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अब नया कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि अब तक जो पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, उसे रिवाइज करना है। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तैयारी का कभी अंत नहीं होता, और सिविल सेवा परीक्षा में जीएस की तैयारी का तो बिल्कुल भी कभी अंत नहीं होता। जितना आप पढ़ते हैं उसके बाद भी लगता है कि अभी ये और पढ़ लेते, वो और कर लेते, ये छूट गया, वो छूट गया। तो अंत कभी नहीं है। ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। आप पढ़ते हैं और सीखते हैं, लेकिन अब जिस अवस्था में अभी आप हैं, अब नया पढ़ने का बहुत औचित्य नहीं होता है। अब तो जितना अब तक आप पढ़ चुके, सीख चुके, बस उसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें। बस वास्तव में ये समय अब उसी के लिए है। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। याद रखें, आप ही जैसे लोग परीक्षा पास करते हैं, कोई अलग से लोग नहीं होते। किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये परीक्षा पास करेंगे प्रीलिम्स की, यूपीएससी या यूपी की, और ये पास नहीं करेंगे। आप ही के बीच के लोग 10-15 हज़ार लोग होंगे जिन्हें प्रीलिम्स की परीक्षा पास करनी है। उनमें आप भी एक हो सकते हैं, ज़रूर हो सकते हैं। यूपीएससी में 27 प्रश्न आपको सीसेट में ठीक करने हैं,
और जीएस की बात करें तो अभी देखिए 2021 का कट ऑफ जारी किया है यूपीएससी ने। 44 क्वेश्चन जीएस में आपको ठीक करने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। बाकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें और कुछ कमी हो जाना है। जनरल कैटेगरी में 44 क्वेश्चन सही हैं, 88 मार्क्स हैं। 2021 का प्रीलिम्स पास कर गए हैं लोग। 100 में से 44 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। सीसेट में 80 में से 27 क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। हालांकि बहुत सारे लोग वो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी आप सक्षम हैं, आप कर सकते हैं। और अब तो हमने कहा कि इतना समय नहीं है कि अब कुछ नया करें या सोचें, तो बेहतर है कि अब तक जितना कर लिया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, उस नॉलेज के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएं और अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो करके आए, सफलता जरूर मिलेगी। तो आत्मविश्वास कभी कम नहीं होने देना है, अपने आप को निरंतर मोटिवेट करते रहना है। शुरुआत ही मैंने यहीं से की कि आप ही जैसे लोग पास होते हैं, आपके बीच के ही लोग पास होते हैं। पास होने वाले अलग नहीं होते। अक्सर आप पढ़ते सुनते हैं सफल लोग अलग नहीं होते, अलग नहीं करते, बस अलग तरीके से करते। और अब वो तरीका भी होता है, वो तो मीन्स में ज़्यादा होता है, यहाँ तो प्रीलिम्स में तो जबकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और वो तरीका जो था तो वो अब तक आपने किया नहीं किया, तो उन बातों का अब कोई औचित्य नहीं है। बस ये है कि अब इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, इस आत्मविश्वास और अभिप्रेरणा के साथ जाना है कि एक सीट तो हमें ज़रूर चाहिए है। हमें 1000 सीट नहीं चाहिए, हमें 500-700 सीट नहीं चाहिए, 15,000, 10,000, 8,000 जितना भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, एक सीट मेरी ज़रूर होगी, एक नाम उसमें मेरा होगा। और हम उसके लिए पूरी जी जान लगा देंगे। तो कभी भी हताश निराश नहीं होना है। जो भी ये बचा हुआ समय है, फुल कॉन्फिडेंस और फुल मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है। और एक ज़रूरी बात, इन दोनों में जो आपको करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है। बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी, इसका मतलब होता है कि सोने के समय सोएं, पढ़ने के समय पढ़ें, खाने के समय खाएं। अक्सर आप, हम, बहुत सारे लोग इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग अपना रूटीन लाइफ दिनचर्या फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जो रात में 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। कई लोग पूरी रात पढ़ के दिन में सोते हैं। अब तक जो भी आपने किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो 2-3 दिन या हफ्ते 10 दिन का समय है, एटलीस्ट अब आप जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें। 2-3 दिन में चीज़ें बहुत नहीं बदलती, फिर भी जितना होगा प्रॉपरली सोने के समय 10, साढ़े 10, 11 रात में कोशिश करें कि तब तक सो जाएं। सुबह 5, साढ़े 5, 6 कोशिश करें कि सूर्योदय के साथ उठ जाएं। एटलीस्ट अगले 3 दिन 4 दिन ऐसा जो भी समय है, या अगले 10 दिन कम से कम अब ऐसा करें। सुबह टाइमली उठें, नहाएं धोएं अपना सब करके, और कोशिश करें कि जो एग्ज़ाम का समय है 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30, कोशिश करें कि अब अगले 2-3 दिन उस 2-2 घंटा ज़रूर स्टडी टेबल पे बैठें। बिल्कुल उसी पोस्चर, उसी तरीके से बैठें कि मानो आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। नहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो 2 घंटा पढ़ें, लेकिन उस 2 घंटा कोशिश करके ज़रूर पढ़ें। हमारी साइकोलॉजी, हमारा जो, जैसा हम बात कर रहे हैं जैविक घड़ी, हमारा शरीर उसी के अकॉर्डिंग ढलता है। हमने आदत डाली है 10-20 दिन की, हमें सुबह 5:30, पौने 6 उठना है। बिना अलार्म के देखिए अपने आप नींद खुल जाती है। रात में भले 12 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, लेकिन अपने आप नींद 5:30, पौने 6 खुल जाती है। हमारा शरीर उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है। पता पड़ा कि अभी आप 9:30 बजे
सोते हैं दिन में और उस दिन संडे को एग्जाम देने का टाइम होगा और 9:30 चूंकि आप सोते हैं, वहां भी आपको नींद आएगी, आलस रहेगा, आधे मन से आप काम करेंगे। ये बात कई बार अभी समझ में नहीं आती, लगता है ये छोटी मोटी चीज है, उस दिन क्या उस दिन सो जाएंगे जल्दी, नहीं। शरीर को अपने आप को ढालने में थोड़ा समय चाहिए होता है। तो अब एटलीस्ट बायोलॉजिकल क्लॉक को 2-3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जो भी समय है फॉलो कीजिए। बिल्कुल टाइमली 10, 10:30, 11 सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए, 9:30 से 11:30 जो भी एग्ज़ाम का समय, उस समय ज़रूर पढ़ाई करिए, बिल्कुल प्रॉपर। उसी तरह से बैठ के टेबल कुर्सी पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कई लोग सलाह देते हैं कि अब लास्ट के दिनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं भी कहता हूँ नहीं करें, क्योंकि अब अगर मान लीजिए अप टू मार्क आप उतना सही नहीं कर पाए तो हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो बेहतर है कि अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भी करें। बस अब तो चूंकि जो होना था हो गया, अब तो बस 2 दिन का समय केवल रिवीजन का समय है, तो नया नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस भी नहीं कीजिए। हाँ, लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो जरूर कीजिए। तो ये तो कुछ बातें जो इधर 2-3 दिन आप अभी कर सकते हैं, करना चाहिए आपको। और जब एग्जाम हॉल में पहुंचे, एग्जाम के दौरान कौन सी बातें ध्यान रखें। हमेशा से मैं कहता हूं कि क्रांति और भ्रांति, इन 2 चीजों से परहेज करें। सिविल सेवा परीक्षा में ये 2 चीजें जहर मानी जाती हैं, क्रांति और भ्रांति। क्रांतिकारी विचार होते हैं तो अभी प्रीलिम्स में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंस में या इंटरव्यू में जरूर आप छाट दिए जाते हैं, क्योंकि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं, क्रांतिकारी नहीं। क्रांतिकारी विचारों को लोक सेवा में पसंद नहीं किया जाता। इनोवेटिव होने चाहिए विचार, लेकिन क्रांतिकारी नहीं। और भ्रांति, कंफ्यूजन हो तो प्रीलिम्स पास करने में दिक्कत होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम हॉल में प्रयास करें कि नो कन्फ्यूजन की अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, रिस्क नहीं लें। हाँ, लेकिन साथ साथ और एक ज़रूरी बात है कि नेगेटिव मार्किंग से डरें नहीं। नेगेटिव मार्किंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 1 प्रश्न सही करेंगे, 3 प्रश्न गलत करेंगे तो मिला जुला के जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। 1 प्रश्न सही करने पे 2 नंबर मिलेंगे, 3 गलत करने पे 1/3 कट के तो 2 कट जाएंगे तो 0 हो जाएगा। मैं इस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि 4 प्रश्न पे अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप 4 प्रश्न में रिस्क लेके उन्हें टिक करके आते हैं, वहां 4 में 1 भी सही होगा और 3 गलत, तो अभी आप लॉस में नहीं रहेंगे। 4 प्रश्न आप छोड़ते हैं मतलब 0। 4 प्रश्न में आप रिस्क लेके अटेम्प्ट करते हैं, अगर 1 भी सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे तो 0। और अगर 2 सही हो जाएंगे तो आप फायदे में आ जाएंगे। मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरे 100 में से 100 अटेम्प्ट करें। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर हमेशा सलाह देता हूं कि आपको 45+ सही करने हैं, 50 सही करने हैं, तो कम से कम आपको 75 से 80 प्रश्न तो अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। खुद कैलकुलेट करके देखें। आप 50-60 प्रश्न ही अटेम्प्ट करेंगे, आप भी जानते हैं कि 60 अटेम्प्ट करेंगे आप, घर आते आते वो 40 बचेंगे सही, 20 गलत हो जाएंगे, 45 सही बचेंगे, 15 गलत हो जाएंगे, 15 गलत होने से 5 और कट जाएंगे, मतलब 40 पे आ जाएंगे आप। यूपीएससी के एग्जाम में 25-30 प्रश्न शायद मैक्सिमम ऐसे हैं जिनमें 100% आप श्योर होते हैं
कि यही आंसर है, जो एकदम सिंगल लाइनर फैक्चुअल प्रश्न है। और वैसे कितने प्रश्न होते हैं यूपी में, तो फिर भी ज्यादा होंगे, यूपीएससी में कितने। तो वैसी स्थिति में रिस्क तो लेनी पड़ती है। अब कितनी रिस्क लें, तो मेरा मानना है कि जहां आप दो विकल्पों को तो छांट देते हैं, दो में कंफ्यूज होते हैं, वहां रिस्क लेनी चाहिए। बिना रिस्क के प्री पास करना कठिन है। कारण सामने मैंने कहा 50 प्रश्न, शायद ही कोई ये दावा करे कि हाँ इनका 101% मुझे आंसर पता है और बस मैं यही 50 टिक कर रहा हूं, अटेम्प्ट कर रहा हूं, बाकी 50 छोड़ रहा हूं। ईमानदारी से सोच के देखें ऐसे कितने लोग होंगे। सब 25, 30, 32, 35 मैक्सिमम होगा जिसमें 101% श्योर होंगे आंसर को लेके, बाकी तो गैस रिस्क ही है। अब कितनी रिस्क लें, तो आप देख लीजिए, अगर 60 प्रश्न आप अटेम्प्ट करके आ रहे, 60 में 15 गलत हो गए, 45 सही हुए, प्लस माइनस करके आप 40 पे आ जाएंगे, प्री पास कैसे करेंगे। 70 अटेम्प्ट किया आपने, 80 अटेम्प्ट किए, स्वाभाविक सी बात है गलत होने की संभावना बढ़ेगी, तो सही होने की संभावना भी तो बढ़ेगी उसमें। और 4 रिस्क में अगर एक भी सही हो जाएगा तो लॉस नहीं होगा, 2 सही हो जाएंगे तो फायदा हो जाएगा। तो इतना रिस्क उठाने की तो आपको क्षमता दिखानी पड़ेगी। वहां 80 करेंगे तब 45-50 तक पहुंचने की संभावना होगी। एकदम ऐसे प्रश्न जिनमें ABCD कुछ भी दिमाग काम नहीं करता, होते हैं 10-15 ऐसे प्रश्न, वो छोड़ दें। बाकी में रिस्क मेरे ख्याल से लेनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी भी एक समझ, अपनी राय, अपनी आपकी क्या यहां कैलकुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। हाँ, लेकिन मेरी राय के अनुसार आपको रिस्क लेनी चाहिए। अगली बात, जो और एक बहुत जरूरी बात है, कि बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ें, कॉशियस रीडिंग। प्रश्न पत्र बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ें। स्पेशली जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, कोशिश करें कि इंग्लिश भी साथ साथ जरूर पढ़ लें। छुपा हुआ नहीं है किसी से कि हिंदी इंग्लिश का ट्रांसलेशन कई बार कितना अलग टाइप का होता है। यूपीएससी में विशेष रूप से इंग्लिश मैटर का जो हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है, कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि हिंदी में आप प्रश्न की आत्मा को समझ ही नहीं पाते हैं, इंग्लिश समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रश्न को हिंदी के साथ साथ एक बार इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लें, ताकि इस तरह की गलती की, जो ह्यूमन एरर होता है, उस तरह की गलती की संभावना कम से कम हो जाए। और एक ज़रूरी बात, हमेशा से आप स्पीड मेंटेन करने पर ध्यान दें, इसमें गलती नहीं करें। प्रीलिम्स एग्ज़ाम केवल नॉलेज का ही एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि स्पीड का भी एग्ज़ाम है। 2 घंटे में 80 प्रश्न सीसेट या 2 घंटे में 100 प्रश्न जीएस के करने हैं। स्वाभाविक सी बात है, जैसा मैंने अभी कहा, जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट करते हैं, गलत के साथ साथ सही की संभावना भी उतनी बढ़ती है। स्पीड मेंटेन करनी होगी। अगर आप सीसेट में 50-55 क्वेश्चन ही पढ़ पाए, बाकी नहीं पढ़ पाए, छोड़ दिए, तो फिर कैसे। जीएस में आप 70-75 प्रश्न तक करते करते ही 2 घंटा आपने बिता दिया, तो कैसे। तो बिल्कुल 120 मिनट हैं, 80 प्रश्न सीसेट में हैं, 100 प्रश्न जीएस में हैं। एवरेज दिमाग में रखें, घड़ी सामने रखें, और बिल्कुल स्पीड पे ध्यान देते हुए, घड़ी पे, टाइम पे ध्यान देते हुए अपने स्पीड को शुरू से ही प्रयास करें मेंटेन करने का, ताकि लास्ट के आधा घंटे में आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं हो जाए। अक्सर ऐसा होता है, शुरू में हम धीमी स्पीड रखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है प्रेशर क्रिएट होने लगता है, ह्यूमन एरर की आशंका बढ़ जाती है प्रेशर में। तो शुरू से ही अगर स्पीड मेंटेन की रहेंगे, क्रिकेट मैच वगैरह देखिए आप, शुरू में टुक टुक करके खेलें, स्पीड कम हो, लास्ट में 10 बॉल में पता पड़ा 25 रन चाहिए, प्रेशर बढ़ जाता है। और शुरू से ही आप मेंटेन कर रहे हैं चीज़ें, जीत आसान हो जाती है। यहाँ भी उसी अप्रोच को फॉलो करें। अगली ज़रूरी बात है, अक्सर होगा ही, अक्सर क्या सबके साथ होगा, कई प्रश्न ऐसे आएंगे बीच बीच में जिनके आंसर आपको पता नहीं होंगे।
तो वैसी स्थिति में क्या करें? तो फॉर्मूला एक कहलाता है 1, 21, 41, 61, 81 फॉर्मूला एक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपने पढ़ना शुरू किया, 1 नंबर का जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 2 पढ़ा जवाब नहीं आ रहा, रुक जाएं, तुरंत 21 पे आ जाएं। 21 पे आ जाएं मतलब 10-20 क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। हो सकता है वो जो एक आपने शुरू किया साइंस के प्रश्न रहे हों और आपका साइंस कमजोर हो, अब उसी में उलझ जाएंगे, समय भी वेस्ट होगा, कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा। छोड़ दीजिए, 1-2 पढ़ के देखा कि अरे ये लग रहा है अभी नहीं बन पा रहा है, छोड़ दीजिए, 20-21 पे आ जाइए। हो सकता है आपको आपका फेवरेट सेक्शन मिल जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पहले उसको कर लीजिए। वहां भी लग रहा कि दिक्कत है, कोई नहीं, और जंप लगा के 40-41 पे पहुंच जाइए। और जैसे ही आपको लगता है कि अरे ये हमारा फेवरेट सेक्शन है, उसको कर लीजिए पहले, स्पीड भी मेंटेन रहेगी क्योंकि वो तो फेवरेट सेक्शन है, तेजी से हो जाएगा। और शुरू में 20-25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बना रहेगा, नहीं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लो होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा और लास्ट में आप पता पड़ा कि ह्यूमन एरर की आशंकाएं बढ़ा लेंगे और जानते हुए भी गलतियां कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए। एक और जो अक्सर समस्या होती है गोले भरना या बबल भरना, कि इसके लिए क्या किया जाए, कोई इसका फिक्स फॉर्मूला नहीं होता है। एक एक प्रश्न आप सॉल्व करते चलें, बबल भरते चलें, एक साथ पहले पूरा पेपर पढ़ लें, लास्ट के 10 मिनट आप बबल भरने के लिए रखें। ये अलग अलग आदमी की अलग अलग स्टाइल और अप्रोच होती है। मैं तो हमेशा प्रश्न करता जाता था, साथ साथ बबल भरता जाता था। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जो पहले पढ़ लेते हैं लास्ट में बबल, उसमें थोड़ा गलती की संभावना बढ़ जाती कि लास्ट के 10 मिनट बबल भरने के लिए रखे, जल्दीबाजी, लास्ट में प्रेशर हो ही जाएगा कि 10 मिनट सारे बबल भरना है, और एक भी गलती से अगर ऊपर नीचे खिसक गया तो सब गड़बड़। कहा जाता है कि मुर्गी के सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना अच्छा नहीं होता है, कई टोकरियों में थोड़ा थोड़ा अंडे रखें, एक टोकरी टूट भी जाएगी, बाकी कम से कम सेफ रहेंगे। तो कहने का मतलब कि ऐसा भी नहीं करें कि एक एक बबल भरें, कर सकते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि पूरे 100 या पूरे 50 एक साथ भरेंगे। आप 5-5 कर सकते हैं कि 5 प्रश्न पढ़ लिए, उनके आंसर देख लिए, बबल भर दिए 5, फिर अगले 5 पे आ गए, उनके क्वेश्चन पढ़े, आंसर देख लिए, बबल भर लिए, अगले 5। तो इस तरीके से 4-5 का 8-10 का एक ऐसा छोटा ग्रुप भी तय कर सकते हैं कि हर 5-5 हर 8-8 प्रश्न के बाद हम बबल भरते चलेंगे। तो ये भी नहीं कि हर एक के बाद बबल भरना तो टाइम वेस्टेज, एक एक सेकंड कीमती होता है। और ऐसा भी नहीं कि लास्ट का 10 मिनट गड़बड़ी हुई तो सब गड़बड़ हो गया। ऑड आउट थ्योरी एक होती है जो अक्सर प्रीलिम्स में मदद करती है। कई बार हमें सही आंसर पता नहीं होता लेकिन गलत पता होता है। 4 विकल्प हैं, सही तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये पता है कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ए बिल्कुल नहीं होगा, बी बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑड आउट थ्योरी भी होती है, जिसमें पहले जो एकदम गलत लग रहे हैं उन्हें छांट लीजिए। हो सकता है कि 4 ऑप्शन में 2 तो एकदम पहली नजर में ही देख के लग रहा कि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में क्या क्या शामिल है, तो विशिष्ट वर्ग के हाथ में सत्ता, पता है कि ये तो एकदम नहीं होना है, पहले ही कम कर दिया। मुट्ठी भर लोगों की शासन में भागीदारी, बिल्कुल नहीं होना, एकदम अलग कर दिया। तो इससे होता क्या है कि सही आंसर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। ऑड आउट थ्योरी को जरूर फॉलो करें। और फ्रेंड्स, लास्ट में बस यही कहूंगा कि हिम्मत नहीं हारें, लास्ट तक हिम्मत बनाए रखें, जीतने का भाव रखें, लास्ट मोमेंट तक अपना जुझारूपन, अपनी हिम्मत को छोड़ना नहीं है। हो सकता है कि शुरू के कुछ गलत हो गए हों प्रश्न, लेकिन लास्ट के प्रश्न ऐसे मिल जाएं जो आसान हों,
आपका फेवरेट सेक्शन हो, आप बहुत अच्छे से कर लें। हालांकि वो तो मैंने पहले ही कहा कि 1, 21, 41 वाला फॉर्मूला आप चलेंगे तो अपने फेवरेट आप पहले ही कर लेंगे, फिर भी लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारें। अंतिम गेंद तक भी अगर 4 रन 6 रन की गुंजाइश, तो अंतिम गेंद तक भी आप देखते हैं कि चाहे बॉलर हो और चाहे बैट्समैन हो, हिम्मत नहीं हारते। तो पूरा 2 घंटा उसमें एकदम जी जान लगा देना है, सरेंडर नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है। आप ही जैसे लोग पास होंगे, आप भी पास होंगे। तो ध्यान रखें इन बातों को, बढ़िया से एग्ज़ाम दें। सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।